इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंग्रेजी प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप 2018, 2019 और 2020 में पूछे गए चतुर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट, मतलब कि डायरेक्ट मेथड किस की कमियों को दूर करने के लिए प्रकाश में आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में जो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है उसको सिखाने के लिए जो सेंटेंसेज होते थे उसको हूबहू हिंदी यानी कि जो मदर टंग होता था उसमें ट्रांसलेट कर दिया जाता था। तो यहाँ पर बच्चे समझ तो जाते थे लेकिन जो टारगेट लैंग्वेज था अंग्रेजी उसको अच्छी तरीके से ना तो बोल पाते थे और ना ही अच्छी तरीके से उसमें उनकी पकड़ हो पाती थी। तो इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए डायरेक्ट मेथड आया था जिसमें एक इन्वायरमेंट ही उस टारगेट लैंग्वेज का प्रोवाइड कर दिया जाता था। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो छोटे आयु में ही अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया जाता है प्राइवेट स्कूल में कि सभी लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड भी इसी प्रकार से टारगेट लैंग्वेज को सिखाता था कि अगर अंग्रेजी किसी को सिखानी है तो वो इन्वायरमेंट ही ऐसा दे दिया जाए जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं जन्म लेने के बाद से तो अपने माँ बाप या फिर आसपास के जो वातावरण होते हैं उसमें मदर टंग हिंदी को देखते देखते और सुनते सुनते वो सीख जाते हैं उस भाषा को। तो इसी प्रकार से डायरेक्ट मेथड में भी जिस भाषा को सिखाना होता है उसका इन्वायरमेंट दे दिया जाता है और वो डायरेक्टली वो मेथड सीख जाते हैं। तो ये किसकी कमियों को दूर करने के लिए आया था? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को। पहले का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है उसमें वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों को ध्यान में रखा जाता है क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच में शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि एक सूटेबल पैटर्न में सेंटेंस व्यवस्थित हो जाए और इसी प्रकार से सेंटेंस को भी व्यवस्थित करते हैं। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच सेंटेंस पैटर्न और वर्ड पैटर्न दोनों से संबंधित है, यानी दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 सही उत्तर होगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। तो डायरेक्ट मेथड का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से। डायरेक्ट मेथड फ्रांस से ओरिजिनेट हुआ था। चौथा प्रश्न पूछा गया था, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। एडजेक्टिव की डिफिनेशन ये कहती है कि जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। अब डिफर का एडजेक्टिव देखिए 3 ऑप्शन दिया गया। पहला डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग। अगर मैं ये बोलूँ कि राम इज डिफरेंट फ्रॉम श्याम, मतलब कि राम श्याम से अलग है, तो डिफरेंट किसकी विशेषता बताता है? राम की विशेषता बता रहा है कि वो श्याम से अलग है। तो राम नाउन है, इस वजह से डिफरेंट जो होगा वह डिफर का एडजेक्टिव हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। थोड़ा सा और इसको डीप में समझ लीजिए। जैसे दूसरा ऑप्शन दिया गया डिफरेंस। देखिए डिफरेंस हम लोग क्या कहते हैं? किसी दो चीज़ों के बीच की तुलना करने के लिए या फिर दूरी का आकलन करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ द डिफरेंस बिटवीन गोरखपुर एंड कानपुर इज समथिंग किलोमीटर, तो वहाँ पर बीच का दूरी की तुलना हम लोग कर रहे हैं। तो डिफरेंस का जब भी यूज होगा तो दो चीज़ों के बीच की तुलना करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है डिफरेंटली, ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि देखिए डिफरेंट में एल वाई जोड़ा गया है। अब डिफरेंट जो था वो एडजेक्टिव था और डिफरेंटली जो है वह एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि वह किसी काम को अलग ढंग से कर रहा है, तो वहाँ पर अलग ढंग से करने का मतलब अलग तो आपका एडजेक्टिव हो गया और अलग ढंग से मतलब कि जो एडजेक्टिव था उसका भी अगर विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। तो चौथे में ऑप्शन नंबर सी डिफरेंटली जो दिया है वो एडवर्ब है। प्रश्न में आपसे एडजेक्टिव की बात की गई थी, तो चौथे का ऑप्शन नंबर 1 डिफरेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की, व्हाट आर वन द 2 प्रोडक्टिव स्किल। देखिए ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश का पेपर हो या फिर 4th सेमेस्टर में इंग्लिश का पेपर हो, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है किसी ना किसी रूप में। देखिए 2 स्किल्स होते हैं, पहला प्रोडक्टिव स्किल और दूसरा रिसिप्टिव स्किल। जैसा कि नाम से ही ये स्पष्ट होता है, प्रोडक्टिव मतलब प्रोड्यूस करना। अब देखिए जैसे आपको ज्ञात होगा किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्किल्स होते हैं। पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग और तीसरा रीडिंग और चौथा राइटिंग। ठीक है,
तो यहाँ पर दो ऐसी स्किल्स हैं जो कि भाषा को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस कैसे होगा, या तो आप बोलेंगे या तो लिखेंगे, ये दोनों चीज़ें जो हैं बोलना और लिखना, इससे भाषा प्रोड्यूस हो रही है। और रिसिप्टिव का मतलब होता है कि रिसीव करना, कोई भाषा या फिर लैंग्वेज पहले से लिखी हुई है उसको हम लोग रिसीव कर रहे हैं। अब रिसीव कैसे करेंगे, या तो कोई बोलेगा तो आप उसको सुन लेंगे, या फिर अगर कुछ लिखा होगा तो आप उसको पढ़ लेंगे और उसको रिसीव कर सकते हैं। प्रश्न में आपसे प्रोडक्टिव पूछा गया था। प्रोडक्टिव मतलब कि आप बोल करके किसी भाषा को प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर लिख करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में पांचवे का ऑप्शन नंबर सी, स्पीकिंग और राइटिंग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोडक्टिव स्किल स्पीकिंग और राइटिंग को कहा जाता है। पांचवे का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। दोस्तों अब बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। छठवां प्रश्न पूछा गया था, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आपको सेंटेंस दिया गया है, मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की गई है। मतलब प्रेजेंट हैज की वजह से ये आपको क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट टेंस का है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और बीन से ये क्लियर हो रहा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब इसको आपको बदलना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वाज या फिर वर यूज किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आप लिखेंगे मोहन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज, क्योंकि मोहन सिंगुलर है, एक वचन है, तो मोहन वाज, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या था आपका, रीड था, रीड का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो हो जाएगा आपका मोहन वाज रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब कि मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था। आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहन वाज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सातवां प्रश्न पूछा गया था, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपको वाक्य दिया गया है, आई एम राइटिंग अ लेटर। देखिए इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, ए लेटर ऑब्जेक्ट था, इसको हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे ए लेटर। उसके बाद से इज यूज होगा, लेटर के हिसाब से सिंगुलर है इस वजह से इज यूज होगा, ए लेटर इज बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या था, राइट था, तो इसका थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा। तो हो गया आपका ए लेटर इज बीइंग रिटेन, और सब्जेक्ट जो था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। सब्जेक्ट क्या था, आई था, तो उसके अनुसार मी हो जाएगा। तो पूरा कंप्लीट पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस बन जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी। फिर से एक बार सुन लीजिए, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न पूछा गया था, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको वाक्य दिया गया है, आई प्रीफर मिल्क डैश टी। देखिए जब भी प्रीफर का यूज किया जाता है तो उसके साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन होता है वो टू का यूज किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, आई प्रीफर मिल्क टू टी। नवा प्रश्न पूछा गया था, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पर वाक्य आपको दिया गया, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, मतलब कि उसने मुझे मेरी सफलता के लिए बधाई दिया। अब यहां पर देखिए डैश में आपको फॉर भरना होगा, तो कंप्लीट सेंटेंस आपका बन जाएगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस, मतलब कि उसने मुझे मेरी सफलता के लिए बधाई दिया। 10वां प्रश्न पूछा गया था, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस आपको दिया गया है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मतलब कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह असफल हो गया। अब देखिए इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए बोला जा रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब कि स्वतंत्र वाक्य होगा, और उस पर एक डिपेंडेंट यानी कि उस पर आश्रित एक वाक्य होगा। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा, 10वें का उत्तर हो जाएगा, दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, मतलब कि यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। 11वां प्रश्न पूछा गया था, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको वाक्य दिया गया, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश डैश पास्ड, मतलब कि अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते तो पास होते। यहाँ पर देखिए जब भी हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है और दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं एक कंजंक्शन के साथ, तो उस कंडीशन में हमेशा वुड हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। तो पहले डैश में वुड भरा जाएगा और दूसरे डैश में हैव भरा जाएगा। अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में आपको वाक्य दिया गया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, मतलब कि शिक्षक ने छात्रों से कहा कि तुम लोगों ने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया है। अब यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में जो वाक्य लिखा गया है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके वजह से कॉमा से पहले वाला जो सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, सेड को हटा करके आपको आस्क्ड लगाना होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या चेंजेज होंगे। इन्वर्टेड कामा में जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब कि हैव को हटा करके हैड लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ और चेंजेज होंगे, जैसे कि देखिए जब इसको कंप्लीट आप करेंगे तो यू जो यूज हुआ है वो स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है, जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यू को हटा करके आपको दे लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा दे के अनुसार यहाँ पर देखिए यू था तो योर होमवर्क था, तो दे अगर हम लोग लगाएंगे तो देयर होमवर्क हो जाएगा। तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई हैड दे नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। फिर से सुनिए, कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई हैड दे नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। 13वां प्रश्न पूछा गया था, राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। पहला पूछा गया था दैट कैन नॉट बी कॉन्क्यूअर्ड, मतलब कि जिसे जीता ना जा सके, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अजेय बोलते हैं, और इसी को अंग्रेजी में इनविंसिबल बोला जाता है। दूसरा पूछा गया था अ पर्सन अनेबल टू पे डेप्ट, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि उधार अदा नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिवालिया बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसी को इंसॉल्वेंट बोला जाता है। 14वां प्रश्न पूछा गया था करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, पहला वाक्य आपको दिया गया है एज सुन एज आई केम इट बिगिंस टू रेन। यहां पर देखिए जैसे ही मैं आया बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट करने के लिए आपको बिगिंस को हटा करके बिगैन करना होगा, क्योंकि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, और यहां पर वर्ब क्या है, बिगिन है, तो बिगिन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिगैन हो जाएगा। तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा एज सुन एज आई केम इट बिगैन टू रेन। दूसरा पूछा गया था द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दिल्ली, तो इसको करेक्ट करने के लिए देन के बाद आपको दैट ऑफ का यूज करना होगा, तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दैट ऑफ दिल्ली। 15वां प्रश्न पूछा गया था राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू द फी कंसेशन, मतलब कि आपको अपने प्रधानाचार्य के पास एक प्रार्थना पत्र लिखना है फी कंसेशन के लिए। प्रधानाचार्य को इस फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। हालांकि जो मॉडर्न इस समय फॉर्मेट चल रहा है वो सब कुछ लेफ्ट साइड में है, देखिए जैसे कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली जो लिखा गया है, पैरा जो लिखा गया है वह थोड़ा सा आगे हट करके लिखा गया है, लेकिन मॉडर्न जो पैटर्न है उसमें सब कुछ लेफ्ट से ही लिखा जाता है, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिलेंगे अगर आपका पूरा सही होगा तो, ठीक है। तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल को आप संबोधित करेंगे, उसके बाद से एक छोटे पैरे में आप अपने पूरे कंटेंट को लिखेंगे, बहुत लंबा नहीं खींचना है, 2 से 3 लाइन में ही अपनी बातों को रखना है। उसके बाद से नीचे योर फेथफुली और अपना नाम और एड्रेस आपको नहीं लिखना होता है, तो XYZ या फिर ABC आप लिख सकते हैं। 16वां प्रश्न पूछा गया था राइट ए कंपोजिशन ऑन योर एम ऑफ लाइफ इन 30 वर्ड्स, मतलब कि आपको अपने ज़िंदगी के लक्ष्य के बारे में 30 शब्दों में एक कंपोजिशन लिखना है। देखिए ये सभी चीज़ें रटने वाली नहीं होती, आप अपने लक्ष्य के बारे में छोटे छोटे सेंटेंस करके 30 शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं तो उसके बारे में आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। 17वां प्रश्न पूछा गया था राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेजेस। पहला दिया गया है नल एंड वॉइड, इसका हिंदी मीनिंग होता है अमान्य, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इनवैलिड। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, नल एंड वॉइड का मीनिंग हो जाएगा इनवैलिड। दूसरा पूछा गया था अप्स एंड डाउन्स, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उतार चढ़ाव, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं राइज एंड फॉल। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा राइज एंड फॉल। 18वां प्रश्न पूछा गया था ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब कि दिए गए सेंटेंस को आपको निगेटिव में बदलना है लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और वाक्य आपको दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एज सून एज द बेल रैंग द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास, मतलब कि जैसे ही घंटी बजी बच्चे क्लास से बाहर आ गए। अब इसको आपको निगेटिव में कन्वर्ट करना है लेकिन इसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसको निगेटिव में आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास। फिर से सुन लीजिए, नो सूनर डिड द बेल रिंग
देन द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास। दोस्तों यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वर्ष 2018 के अंग्रेजी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वर्ष 2018, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पूछे गए प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।